हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। पड़ोसी पड़ोसी एक ऐसा इंसान होता है जो बुरे वक्त में आपके काम आ सकता है अगर वो अच्छा हो, लेकिन अगर वही पड़ोसी बुरा निकल जाए तो वो आपका बुरा वक्त बहुत जल्दी ला सकता है। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि एक अच्छा पड़ोसी मिलना एक अच्छी बीवी मिलने के बराबर होता है। लेकिन कई बार कई लोगों को ऐसे पड़ोसी मिलते हैं जो बाहर से तो बहुत मीठे और हेल्पफुल होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो उनकी जड़ें काट रहे होते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा है हमारे आज के इस इंसिडेंट के अंदर। कहानी में आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों से। क्या ऐसा हो सकता है कि एक बीमार इंसान को बिना किसी दवाई और बिना किसी डॉक्टर के ठीक कर दिया जाए? नहीं ना। लेकिन कुछ ऐसा है वो हमारे आज के इस इंसिडेंट के अंदर, जो कि है मध्य प्रदेश के भोपाल से। तो ये कहानी में हम आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है। आई होप आप सभी लोगों को कहानी सुनने में मजा बहुत आता होगा, लेकिन आप में से मैक्सिमम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लाइक्स और शेयर्स ही ऑब्वियसली हमें यूट्यूब के ऊपर ग्रो करने में और सर्च के अंदर ऊपर आने में हेल्प करते हैं। सो जस्ट अ सिंपल रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है कि कहानियां आपके लिए वर्थ हियरिंग है, आपका मनोरंजन इनसे हो रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सजेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और टाइप की स्टोरीज या फिर कोई भी सजेशन है आपकी तरफ से मेरे लिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, क्योंकि आप लोगों के सजेशंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात है 2012-13 की। एक हंसता खेलता परिवार था मनदीप सिंह का। मनदीप की फैमिली में 5 मेंबर्स थे। इनके मम्मी पापा, इनके दादा और इनकी बुआ। इनके पड़ोस में ही रहता था मंगल तिवारी का परिवार, जिसकी वाइफ का नाम था सुमन तिवारी। सुमन तिवारी की बहन थी कुसुम तिवारी, जो कि मंगल तिवारी के भाई की वाइफ थी। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना। कहने का मतलब यह है कि दोनों बहनें इन दोनों भाइयों की वाइफ थी और ये मनदीप सिंह के पड़ोसी थे। मंगल और इनके घर की एक कॉमन दीवार थी, मतलब बिल्कुल जस्ट पास में इनके घर जुड़े हुए थे आपस के अंदर। और इनकी फैमिली का, मतलब इनकी मम्मी पापा का ऐसे कोई बहुत स्ट्रांग या बहुत अच्छा कोई इंटरेक्शन रिलेशन नहीं था। बस होता ना, मोहल्ले में गैदरिंग होती है तो हम लोग एक दूसरे को हाय हेलो बोल देते हैं, तो इसी तरह कुछ रिलेशन था। लेकिन इनके दादाजी जो थे, उनका इन लोगों के साथ बहुत अच्छा उठना बैठना था, मेल जोल था, चीजें नॉर्मल चल रही थी। तो एक दिन इनके दादाजी जो हैं, बेसिकली जो मंगल तिवारी था उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी। तो एक दिन के दादाजी उनके घर से आए और आकर अपने बेटे अधिराज सिंह से बोलते हैं कि यार मुझे ऐसा लग रहा है ये मंगल ना अब ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। तो बोलता है क्यों पिताजी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बोले इसकी तबीयत ना लगातार गिरती जा रही है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये ठीक नहीं हुआ तो कुछ दिनों में चल बसेगा। तो इनके पिताजी बोलते हैं कि पिताजी कोई क्या ही कर सकता है, जो भी है वो सच है। तो इनकी जो वाइफ थी, मतलब जो इनकी मम्मी थी मनदीप की, वो भी ये बात सुन रही थी। खैर उन्होंने इस पर रिएक्ट नहीं किया, वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। अभी ठीक है, बात आई गई हो गई, चलता रहा ऐसे ही। अब इसमें क्या होता ना, इनकी जो दोनों इनकी पड़ोसी थी बहनें, सुमन और कुसुम, ये क्या करती थी, रोज करीबन रात को 8:30 से 9 के बीच में ऑलमोस्ट हर दिन इनके घर पर आती थी, उनका गेट बजा देती। अब कुछ लोग क्या होता है, गेट बजाने के बाद घर के बाहर खड़े रहते हैं, लेकिन ये लोग गेट बजाने के बाद घर के बाहर नहीं खड़े होते थे। जैसे जब तक कोई गेट खोलने आ रहा है तो ये गेट खोलकर आंगन तक पहुंच जाते थे। ऐसे जनरली कई पड़ोसी होते हैं कि वो आपका इंतजार नहीं करते, आपका गेट खोलकर अंदर घुस जाते हैं। तो उनका ऑलमोस्ट रेगुलर यही काम हो गया था, पर इसमें कौन दिमाग लगाता है। अच्छा, मनदीप के जो फादर थे वो एक नॉर्मल रिलीजियस आदमी थे, साईं बाबा की पूजा करते थे। लेकिन उनका एक नियम था कि वो किसी भी जगह का प्रसाद आए वो प्रसाद कंज्यूम नहीं करते थे। उनकी एक आदत थी, है ना, मतलब वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे, लेकिन वो प्रसाद नहीं खाते थे। ठीक है, यही रहा। अब एक दिन सुबह सुबह की बात है, इनकी मम्मी रोजाना पूजा किया करती थी। तो इनके दादाजी बाहर से घूम फिर कर आए और आकर उन्होंने उनके फ्रिज के ऊपर एक प्रसाद का पैकेट रख दिया। प्रसाद का पैकेट रखते बोले कि बहू ये प्रसाद पड़ोस से आया है। तो उन्होंने पूछा कि पिताजी पड़ोस से प्रसाद आया है? क्या उनके घर में कोई पूजा थी? बोलते हैं हाँ, उनके घर में कोई एक छोटी सी पूजा थी। तो वो कहती है उन्होंने तो किसी को बुलाया नहीं, ऐसी कौन सी पूजा थी? तो वो कह रहे थे कि पता नहीं, मैं भी निकल रहा था तो बोले कि बहू जी प्रसाद है आप ले लो। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि इनके हस्बैंड, तो इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए घर के अंदर शांति की पूजा करवाई थी और वो किसी को बुलाया नहीं, हम घर वालों ने छोटी सी एक पूजा की है। तो इनकी मम्मी का माथा ठनका कि ऐसी कैसी पूजा है। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि प्रसाद को वो डिस्कार्ड कर देगी,
गाय वाय को खिला देंगे, किसी पेड़ के अंदर डाल देंगे। लेकिन उनके पूजा का टाइम हो चुका था, तो उन्हें लगा कि पूजा करने के बाद मैं प्रसाद को थ्रो कर दूंगी। वो अपनी पूजा में लग गई। अब आप सोचें, वो इंसान जो कभी कहीं का आया हुआ प्रसाद नहीं खाता, वो एकदम से चलकर आता है और फ्रिज पे रखे हुए प्रसाद को पूरा खा जाते हैं। इनके पापा उस प्रसाद को पूरा खा जाते हैं, पता नहीं क्यों। इनकी मम्मी जब पूजा करके बाहर आती है तो उनको प्रसाद की थैली गायब मिलती देखते हैं, तो वो टेबल पर रखी हुई है। इनके फादर वहां बैठे हुए हैं और उस प्रसाद को खा चुके। तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुमने ये प्रसाद क्यों खा लिया? तो बोले तो क्या हो गया, प्रसाद ही तो खाया भाई, कोई बड़ी बात हो गई। लेकिन तुम तो कहीं से आए वो प्रसाद कभी खाते नहीं हो, और ये प्रसाद तो पता नहीं कौन सी पूजा से आया है, वो पड़ोसी ने कोई पूजा की है, किसी को बुलाया भी नहीं है और वहां से प्रसाद आया है। तो बोले अच्छा, पता नहीं, मन किया, मिठाई बड़ी टेस्टी थी, तुम भी खा लेती, लेकिन इसमें तो कुछ बचा नहीं है, मैंने तो पूरा का पूरा खा लिया। उनकी मम्मी बोली आपको सोचना पूछना चाहिए था, और आप तो कोई प्रसाद खाती ना, अपने प्रसाद खा लिया, पता नहीं कहाँ का प्रसाद था, कैसा प्रसाद था। तो उसके बाद बोलते तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो, प्रसाद था, बहुत टाइम से मिठाई देखी मैंने, मुझे पता प्रसाद है, मैं तो मिठाई है खा लेता हूँ, मन किया खा लिया, और तुम इतनी चिंता कर रहे हो, साईं बाबा है ना, वो सब संभाल के रखेंगे, चिंता मत करो। तो खैर ठीक है, एक नॉर्मल प्रसाद ही था, इनकी मम्मी ने भी ज़्यादा लोड नहीं लिया और बातें यहाँ पर आई गई हो गई। लेकिन वो प्रसाद नॉर्मल नहीं था। उस दिन के कुछ दिनों तक चीज़ें नॉर्मल चलती रही। एक दिन इन सब लोगों ने भोजपुर मंदिर जाने का प्लान बनाया वीकेंड पर। तो इनके जो फादर थे वो एक फिट आदमी थे, मेरी तरह, मजाक कर रहा हूँ, तो एक फिट आदमी थे, घूमते फिरते रहते थे, बढ़िया चलते थे। सुबह 7 से लेकर शाम को 4 बजे तक उनकी जॉब हुआ करती थी। उसके बाद वो आकर मनदीप के साथ क्रिकेट वगैरह खेला करते थे। हर वीकेंड पर ये लोग घूमने जाया करते थे अलग मंदिरों पर, ट्रैकिंग करने का उनको बहुत शौक था, यानी ओवरऑल वो एक एक्टिव पर्सन थे। तो ये लोग भोजपुर मंदिर गए एक संडे को, वहां पर पहुंचे, दर्शन वगैरह किए। वहां से दर्शन करते हुए आने के बाद इनके पिताजी ने कहा कि यार यहाँ से ना आधा किलोमीटर दूर एक बुद्ध भगवान का मंदिर और है, क्यों ना हम लोग वहां पर भी चलाएं। तो फैमिली ने बोला ठीक है चलो। अब जब वो लोग चलने लगे तो मनदीप ये ऑब्जर्व कर पा रहा था कि उनके फादर के चलने का तरीका थोड़ा अलग हो गया था। वो बिल्कुल ऐसे चल रहे थे जैसे कोई थका हुआ आदमी चलता है, लेकिन वो किसी से बोल नहीं रहे थे। अगर कोई एक इंसान थका हुआ है, वो घर का मुखिया है और उसी ने डिसाइड किया कि वहां जाना है, अगर उसको थकान है तो खुद ही मना कर देगा, यार छोड़ो मैं थक गया हूं, आज नहीं चलते हैं, कभी और चल लेंगे। लेकिन उनकी चाल ये साफ साफ बता रही थी कि वो बुरी तरह से थके हुए हैं, लेकिन फिर भी वो उस मंदिर की तरफ चले जा रहे थे। खैर जैसे तैसे वो मंदिर जाकर वापस आए। अब उसके नेक्स्ट डे से ही इनके फादर जैसे ही ऑफिस से आते और आके वो सीधा अपने बेड पर लेट जाते। उनसे कोई पूछता तो बोलते कि यार पता नहीं बहुत थकान सी हो रही है, मन कर रहा है बस पड़ा रहूं, उठने का मन ही नहीं कर रहा है। और ये एक दिन नहीं, ये हर दिन की कहानी हो गई थी। वो सुबह 7 बजे ऑफिस जाते, 4 बजे ऑफिस से वापस आते, उसके बाद वो पूरे टाइम बेड पर ही रहते थे। जहां वो पहले मनदीप के साथ क्रिकेट खेला करते थे, उन्होंने वो भी बंद कर दिया था। धीरे धीरे उनकी हेल्थ और डिग्रेड होने लगी और अगले 2 महीनों के अंदर उन्होंने करीबन 15 किलो के आसपास वजन लूज कर दिया था, वेट लूज कर दिया था। वो पहले से एक स्लिम पर्सन थे और अब उनका इतना वेट गिरना इनके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। ऐसा नहीं था कि फैमिली डॉक्टर्स को नहीं दिखा रही थी, उनके बहुत सारे टेस्ट बीच में करवाए गए, सभी के सभी टेस्ट नॉर्मल आ रहे थे। इवन इन 2 महीनों में कई बार तो ऐसी सिचुएशन भी आई कि उनको ग्लूकोज की बॉटल्स भी चढ़ानी पड़ी। और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। एक दिन जब इनकी मदर ने नोटिस किया कि इनके पापा के हाथ में एक छोटा सा कट लग गया था और उस कट से खून रुक ही नहीं रहा था, लगातार मतलब कोशिश करे, डिटॉल लगाई तो भी नहीं रुक रहा है, तब उनको शक हुआ और उनका ब्लड शुगर टेस्ट करवाया गया और उनका ब्लड शुगर का जो लेवल था वो करीबन 590 के आसपास था। अब जब डायग्नोसिस मिल गया तो इलाज शुरू हुआ। उन्होंने भी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया, ऑल्दो उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, फिट आदमी थे, लेकिन ब्लड शुगर तो किसी को भी हो सकता है। तो उन्होंने एक और अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया। खाने के बाद वो करीबन आधा घंटा पौन घंटा वॉक किया ही करते थे और धीरे धीरे उनके ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में आने लगे, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगे और जैसे उनका शुगर कंट्रोल में आ रहा था वैसे वैसे उनकी हेल्थ भी रिकवर हो रही थी। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं था, उनको सिर्फ शुगर की बीमारी हो गई थी। घर वालों को भी ऐसे लग रहा था, सिर्फ तब तक जब तक चीज़ों ने एक डार्क टर्न नहीं लिया। अब इनके फादर को खाना खाते ही वॉमिटिंग होना शुरू हुई। वो कुछ भी खाते वो वॉमिट के थ्रू बाहर निकल जाता। उनसे पूछते रहो, कहते कि मुझे लग रहा है कि मेरे पेट के अंदर कुछ फंसा हुआ है। धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद उनको पॉटी आना भी बंद हो गई थी। उनकी बॉडी से अगर कुछ वेस्ट निकलता था वो सिर्फ और सिर्फ यूरिन के थ्रू। आप इमेजिन कर सकते हैं 5-6 दिन तक इंसान की बॉडी से
कोई सॉलिड वेस्ट नहीं निकल रहा है। ये फिर से सब लोग परेशान हुए कि एक मुसीबत गई नहीं दूसरी आ गई। फिर ये लोग पहुंचे हॉस्पिटल और उनको उस हॉस्पिटल की गैस्ट्रोलॉजी यूनिट के अंदर एडमिट किया गया। 2-3 दिन उनका इलाज चला, चीज़ें ठीक हुई, फिर वो वापस घर पे आए। फिर वो 10 दिन तक करीबन ठीक रहे, लेकिन फिर से सेम प्रॉब्लम अराइज हुई। फिर वापस वहाँ गए, फिर 2-3 दिन एडमिट रहे, फिर आए, फिर रिकवर हुए और ये सिलसिला चलता रहा। वो 2-3 दिन के लिए हॉस्पिटल जाते, एडमिट रहते, ठीक होते, वापस आते, 1 हफ्ता ठीक रहते, फिर वापस उनको जाना पड़ता और धीरे धीरे टाइम पीरियड बढ़ता गया। अब करीबन महीने के 15 दिन उनको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता था और 15 दिन वो घर पर रहते थे। या तो डॉक्टर्स उनकी प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे थे या फिर उनके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो डॉक्टर्स की समझ से बाहर थी। इनकी मम्मी इनके फादर के साथ हॉस्पिटल में रहती थी और इनकी बुआ बच्चों को और मतलब बेटी को और फादर को, इनके जो ग्रैंडफादर दादाजी, उनको संभाला करती थी। जब इनके फादर घर आए, एक रात की बात है, तो इनके दादाजी की तरफ से कोई अट्रैक्शन अफेक्शन था ही नहीं कि मेरा बेटा बीमार है। उसको देखते बोलते हैं कि साला नाटक कर रहा है, कोई तबीयत खराब नहीं है इसकी। आप समझ सकते हैं एक बीमार इंसान को जब उसके पिताजी ऐसे शब्द बोलेंगे तो क्या होगा। एक दिन तो उन्होंने प्रॉपर उनको एक लिस्ट पकड़ा दी जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने तुझ पर, तेरे बच्चों पर और तेरे बच्चों की पढ़ाई पर इतना इतना पैसा खर्च किया है, ये हिसाब देख ले, तू मुझे पैसा कब लौटाएगा। एक बीमार आदमी जो हर 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, आप उसको वो खर्चा दिखा दो। इस चीज़ ने उसके फादर को बिल्कुल तोड़ दिया और फैमिली भी बड़ी अजीब थी कि ये दादाजी क्या कर रहे हैं, ऐसे मोमेंट पर ऐसी बातें कौन करता है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और साथ ही साथ इनको एक दिन नेक्स्ट डे इनको एक न्यूज़ मिली कि वो जो मंगल तिवारी था, वो जो बीमार था, वो अब धीरे धीरे ठीक होने लगा है। उनको किसी ने बताया कि जो मंगल तिवारी है वो घंटों तक शंकर भगवान के मंत्र पढ़ता रहता है और जो उसकी 2 महीने पहले हालत थी, अब उसकी हालत में बहुत सुधार हो चुका है और जिस रेट से उसकी हालत में सुधार हो रहा था वो एक अनबिलीवेबल रेट थी। मोहल्ले के सभी लोग ये बात कर रहे थे कि शंकर भगवान की इसके ऊपर कृपा हो गई है। भगवान की पूजा में इतनी शक्ति होती है कि एक मरणासन्न आदमी, मतलब जो मरने वाला इंसान था, वो भी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। लेकिन शायद इसके पीछे की वजह कुछ और थी। ये दिन की बात है, इनके फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे तो इनके आंगन में एक नींबू का पेड़ था और उस नींबू के पेड़ की कुछ शाखाएं जो थी पड़ोसियों की छत को ऑलमोस्ट टच करती थी। तो इनकी जो बुआ थी वो घर में कुछ काम कर रही थी, तभी उनकी नज़र उस नींबू के पेड़ पर लटकी हुई एक थैली पर पड़ी। वो एक हरे से रंग की थैली थी और उसके अंदर कुछ रखा हुआ था। जैसे इसकी बुआ ने देखा, पता नहीं इनको क्या जचा, उन्होंने पूरे मोहल्ले के लोगों को बुला लिया, इनके दादाजी को बुला लिया और दिखाया कि देखो ये जो पड़ोसी है ना, ये इन्होंने ये थैली टांग रखी, इसमें कुछ ना कुछ है। तो उन्होंने उससे पूछा, बोला कि बताओ इस थैली के अंदर क्या है। तो उन्होंने बताया कि कुछ भी नहीं है, इस थैली के अंदर तो कुछ फूल है जो हमने शंकर भगवान की पूजा करने के बाद उन्हें फेंक नहीं सकते थे, इसलिए हमने इस पेड़ पे टाक दिया है। लेकिन इनकी बुआ ने बात नहीं बोली, अरे तुमको पेड़ पे लटकाना है, तुम्हारे घर में 2 पेड़ है, उस पे लटकाओ। वो इतना बड़ा आम का पेड़ है, वो तुम्हारा अमरूद का पेड़ है, तुमने हमारे घर के पेड़ पर ही क्यों लटका रखी है। और मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि ये थैली यहीं पर लटकी हुई है, उतार के फेंको उस थैली को। तो उन्होंने फटाफट से थैली उतार के वहां से हटा दी, भाई लड़ाई हो जाएगी बेमतलब में। तो थैली हटी और थैली हटने के 1 दिन बाद ही इनके पिताजी वापस से, जो अभी शायद 2-3 दिन पहले एडमिट हुए थे, जो 15-15 दिन तक एडमिट रहते थे, वो नेक्स्ट डे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ गए। अब जब वो आए तो इनकी बुआ ने ये सारी बात इनकी मम्मी को बताई और जैसे इनकी मम्मी को ये बात पता लगी, उनका दिमाग ठनका। उनको लगा कि जो भी कुछ चल रहा है ना, ये शायद मेडिकल बीमारी है ही नहीं, ये पड़ोसी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इनको वो दिन याद आया जब इनके दादाजी ने कहा था कि इनके घर में एक पूजा थी और वो पूजा में उन्होंने किसी को नहीं बोला और उस पूजा के प्रसाद को इनके फादर ने कंज्यूम किया। तो उन्होंने हर डॉट को कनेक्ट करना शुरू किया और इनको एक क्लैरिटी आना शुरू हुई कि जो भी कुछ चल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, ये उस दिन के बाद से ही हो रहा है। और अब उन्होंने मेडिकल कंडीशन के साथ साथ दूसरे तौर तरीके भी अपनाना शुरू किया। वो जितने लोगों को जानती थी उनके पास गई, उनसे पूछा कि कोई ऐसा इंसान है जो काले जादू का इलाज कर सकता हो। जब इनके पापा हॉस्पिटल में रहते तो उनके साथ रहती थी, लेकिन जब इनके पापा घर पे रहते थे तो वो हर जगह घूम घूम कर ये पता करती थी कोई ऐसा जेन्युइन इंसान या हीलर मिल जाए जो कि काले जादू को रिमूव कर सकता हो। अब इन चीज़ों में ना जेन्युइन या फिर जो लोग वाकई में काम कर सके ऐसे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है। अब उनको कुछ लोग मिले जो जिनसे इनका कनेक्शन हुआ, जो बोलते थे कि हम ठीक कर देंगे। अब दिक्कत क्या थी, वो कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए। अब घर में ही भेदी था और वो थे इनके दादाजी।
ये लोग ऑब्वियसली कहीं भी जाते हैं तो इनके दादाजी को बोल के जाते हैं कि भाई इनको हम झाड़ फूक करवाने के लिए वहां लेकर जा रहे हैं। इनके जाते इनके दादाजी मंगल तिवारी के घर पे पहुंच जाते और उनको सब कुछ बताए थे कि ये उसको झाड़ फूक करवाने के लिए वहां लेकर गए हैं। दैट मीन्स यहाँ पर इनके जो दादाजी थे वो पूरी तरह से उन लोगों के कंट्रोल के अंदर थे और एक तरह से कैमरा लगा हुआ था जो उस घर की हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करके वहां पर ट्रांसमिट कर रहा था। वो कई जगह गए लेकिन किसी भी जगह जाने से कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी हालत लगातार खराब होती जा रही थी, उनका वेट लॉस होता जा रहा था। अब तो उनकी पसलियां तक दिखने लग गई थी, ये जो हिप बोन होती वो क्लियरली विजिबल हो चुकी थी। खाना वो नहीं खाते थे, पॉटी वो कर नहीं पाते थे, जो भी खाना खाने जबरदस्ती खिलाया जाता वो वापस से वॉमिट की फॉर्म में बाहर आ जाता था और दिन के 22 घंटे तक वो जागते रहते थे। नींद की गोली देने के बाद भी उनको नींद नहीं आती थी। आप दिन के किसी भी आवर में या रात के किसी भी आवर में उठकर देखो तो वो आंखें खोलकर बस ऐसे पड़े रहते थे और ऐसे स्टेयर करते रहते थे जैसे उन्हें कोई चीज़ दिख रही हो। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक अच्छे खासे फिट इंसान की तबीयत मात्र 2 से ढाई महीने में इतनी ज़्यादा डिग्रेड हो गई हो। सिर्फ इतना ही नहीं, धीरे धीरे अब उनकी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ने लगा था। वो अब लेटे लेटे खुद से ही बात करते रहते थे और खुद को ही गालियाँ देते रहते थे। वो जो गालियां देते थे वो आप खुद इंटरप्रेट कर लेना, मैं उनको चेंज कर रहा हूँ। तो खुद से सामने कुत्ते कमीने, मैं तुझे से लेकर आऊंगा, ये कुत्ते तुझे क्या चाहिए। लेकिन जिस टोन में और जिस वॉइस में वो बोला करते थे वो किसी बूढ़े आदमी की लगती थी, जैसे वो एक शिवरिंग सी वॉइस के अंदर बोल रहा हो। जब जब उनके सामने ये होता ये बहुत परेशान हो जाते। इवन ये कई बार इनको बालाजी के मंदिर पर भी लेकर गए, लेकिन वहां जाने के बाद भी इनके पापा की तबीयत के अंदर कोई सुधार नहीं आया। इनके घर में हमेशा गणेश चतुर्थी मनाई जाती थी और ये गणेश चतुर्थी का टाइम था। इनकी मम्मी गणेश जी की पूजा लेकर आई थी। उन्होंने उसको जो एक ऊंचा स्थान होता है घर में पूजा करने के लिए वहाँ रखा हुआ था और वो अपना उनको सजा रही थी, पूजा वगैरह कर रही थी। इनके पिताजी जो कि इस हालत में नहीं थे कि वो बेड से उठ पाए, वो एकदम से बेड से उठे। उन्होंने बेड के नीचे रख के अपनी चप्पल उठाई और इतना एक्यूरेटली उस चप्पल को उन्होंने वो गणेश जी की मूर्ति पे मारा कि सीधा वो मूर्ति पे जाकर टकराई, मूर्ति नीचे गिरी और उस मूर्ति के 2 टुकड़े हो गए। और इसके बाद वो बहुत एक अलग सी स्माइल उनके चेहरे पर थी कि वो जो करना चाहते थे वो उन्होंने कर दिया है और वापस से अपने बेड पे बैठ गए। इनकी मम्मी ने घूम के देखा तो साफ साफ देख पा रही थी कि वो जो सामने बैठा हुआ इंसान है वो इनका हस्बैंड नहीं है। उसके चेहरे पे एक अलग सा ही एक्सप्रेशन था और वो ये बता रहा था कि इस घर में तुम कोई पूजा नहीं कर सकते। इनकी मम्मी बिल्कुल शांत रही, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया उस दिन के बाद से। लेकिन इनकी मम्मी की एक्टिविटीज़ और ज़्यादा हो गई, वो और ज़्यादा इधर उधर घूमने लगी इस तलाश में कि कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए जो इनके हस्बैंड को ठीक कर सकता हो। दुनिया में सब आपका साथ छोड़ सकते हैं लेकिन एक पतिव्रता पत्नी कभी भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। इनकी मम्मी रात भर इनके पापा के साथ जागती रहती, वो बड़बड़ाते रहते और ये उनको धीरज मानते थे कि तुम धैर्य रखो, तुम धीरज रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं लगी हुई हूँ तुमको ठीक करने, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। और चीज़ें रुक नहीं रही थी। अब इनके फादर पहले तो सिर्फ खुद को गालियाँ दिया करते थे, अब वो पूरी रात जाग कर इनकी मम्मी को भी गालियाँ देते रहते थे। एक रात की बात है, इनके पापा मन में बड़बड़ा रहते वही सारे शब्द। इनकी मम्मी ने बोली कि तुम इतना परेशान मत हो, तुम धीरज रखो, मैं लगी हुई हूँ और मैं तुमको ठीक करवा दूंगी। तो इनके पापा घबराते बोले कुछ ठीक नहीं होगा, वो मुझे ले जाएगी, कुछ ठीक नहीं होगा। तो इनकी मम्मी रोते बोली कौन ले जाएगी, क्यों ठीक नहीं होगा, तुम कैसी बात कर रहे हो, आखिर है कौन जो तुम्हें दिखती है, बताओ वो दिखती कैसी है। तो पहली बार उनके पिताजी ने उधर घर के कोने की तरफ इस तरह से हाथ किया और बोले वो देख वो वहाँ बैठी है, वो वहाँ पर हंस रही है और वो मुझसे कह रही है कि कुछ ठीक नहीं होगा। अब तक इसने क्या ठीक कर लिया जो ये अब ठीक कर पाएगी। मैं तुझे इसी के सामने लेकर जाऊंगी और ये मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगी। गूज़बम्स आ गए भाई साहब, बहुत खतरनाक है बहुत एक्सट्रीम है। अभी कुछ ऐसा हुआ कि मुझे तो वो चेहरा भी दिख गया। आप लोग पूछते हैं ना, सुनाते हो आपको डर नहीं लगता, मुझे वो चेहरा दिख गया। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं वापस से। अब इनकी मम्मी ने उस कॉर्नर की तरफ देखा लेकिन उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शी वॉज हेल्पलेस, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, वो क्या करे। वो थक चुकी थी भाग भाग कर, लेकिन वो अपने पति के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो उनके हाथों में ही मान लो दम सा तोड़ते जा रहे थे।
अगले दिन की बात है, वो वापस से वही रात का टाइम था, बैठे हुए थे, तो उनकी वाइफ से बोलते कि सुन एक काम कर, तू कल ना दुकान जाकर जहर लेकर आना और अपने बच्चों को खिला देना। जब वो दोनों मर जाएंगे तो हम दोनों भी फांसी लगा लेंगे। यहाँ पर बच्चों का रेफरेंस मनदीप और उनकी बुआ से था। इनके पापा इनकी बुआ को बच्चों की तरह ही रखते थे। ये बात सुनकर इनकी मम्मी बहुत फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन इनके फादर पर इसका कोई असर नहीं था। अगले दिन इनकी मम्मी ने कहीं ना कहीं से पता करके एक पंडित जी के बारे में पता किया और उन पंडित जी ने उन्हें 2-3 दिन बाद आने की तारीख दी कि अब इस तारीख को मुझसे मिलने आना। जनरली इनकी मम्मी ऐसी किसी भी बात को भूलती नहीं थी, लेकिन उस दिन वो भूल गई। काम काम में उन्हें याद ही नहीं रहा कि आज उन्होंने पंडित जी से मिलने जाना था, जबकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पूरा दिन निकल गया और शाम को नहीं याद है कि ओ मुझे तो उन पंडित जी से मिलने जाना था। वो फटाफट से उन पंडित जी के यहाँ पर पहुंची, उनसे बात की, तो पंडित जी अपनी बात से मुकर गए और बोले मैंने तुम्हें कब बुलाया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो लास्ट मौका था, शायद कोई इंसान उनको ठीक कर सकता था, लेकिन अब वो मौका भी इनके हाथ से जा चुका है। तो एक रात की बात है, इनका जो घर था, बेसिकली मम्मी पापा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे और ऊपर फर्स्ट फ्लोर थी। तो उस फर्स्ट फ्लोर पर 1-2 रूम्स बने हुए थे और एक हॉल था, मतलब छत थी सिर्फ। तो वो जो छत थी उसमें भी मतलब समझते हाफ कंस्ट्रक्शन हो रखा था, तो जो सरिये होते ना बार वगैरह वो निकले हुए रहते, उस तरह का था कुछ सिस्टम। और इनकी जो छत की ऊपर फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए एक सीढ़ी थी, उस पर गेट था, उसको लॉक करके सोया करते कि रातों को चोर वगैरह उससे नहीं आ जाए। तो एक रात की बात है, इनके दादाजी गलती से उस सीढ़ी को लॉक करना भूल गए। इनकी मम्मी इनके फादर के पास ही सोई हुई थी। जनरली वो इतनी गहरी नींद में नहीं सोती थी क्योंकि बार बार उठ के इनके फादर को देखती थी, लेकिन उस रात पता नहीं क्या हुआ, उनको बहुत तेज नींद आ गई। सुबह 5 बजे के आसपास उनकी आंख खुली एकदम से। उन्होंने देखा तो उनके हस्बैंड यानी मनदीप के फादर जो थे वो बेड पर नहीं थे। जैसे वो उन्हें बेड पर नहीं दिखे, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, एज कि उनको पहले से ही पता था कि वो कहाँ पर मिलेंगे। वो सीधा भागती हुई छत के ऊपर गई और जैसे ही छत जो सीढ़ी चढ़ के ऊपर गई, ऊपर पहुंची, उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उनके हस्बैंड सामने फांसी के फंदे पर लटके हुए थे और उनकी मौत हो चुकी थी। वो बहुत तेज तेज चिल्लाने और रोने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर के दादाजी और मनदीप और उनकी बुआ सब उठकर भागे और जाकर ऊपर देखा तो घर के अंदर भीतर से कोहराम मच गया था। रोना पीटना शुरू हुआ। सुबह 5 बजे तो सारे पड़ोसी इधर आ गए। किसी ने पुलिस को फ़ोन किया और जब तक पुलिस आती इन्होंने अपने फादर की बॉडी को उतार के नीचे रखा और जब इन्होंने चेक किया तो इनको इनके फादर की पॉकेट में एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है और मेरे पिताजी ने जो भी कुछ कहा किया उन सब के लिए मैं उन्हें माफ़ करता हूँ और कोई भी उनसे कोई भी गलत शब्द ना कहे और उनकी हमेशा इज्जत बनाए रखे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर मनदीप ने एक चीज नोटिस की कि जहां पर उसके पापा ने सुसाइड किया था, एग्जैक्ट उस सेम स्पॉट के नीचे एक छोटा सा काले रंग का क्रॉस लगा हुआ था। लेकिन उस टाइम किसी के दिमाग में कुछ भी नहीं आता है। पुलिस आ चुकी थी, पूरा मोहल्ला आ चुका था। उनका अंतिम संस्कार किया गया। मनदीप ने ही उनको मुखाग्नि दी। टूट चुका था वो बुरी तरह से। फैमिली मेंबर जब जाता है तो कुछ ऐसा ही रहता है। अगले दिन रात को जब वो बैठा हुआ था या सो रहा था, तो अचानक से एक सपना आता है जिसमें उसके पापा उसी जो सीढ़ी थी ऊपर जाने का रास्ता, वहाँ पर बैठे बैठे रो रहे थे और वो उससे कह रहे थे कि बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो किया वो बहुत गलत किया, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सका और मुझे माफ़ कर देना। इतना बोल के वो गायब हो गए और उस दिन के बाद दोबारा कभी उसको वो सपना नहीं आया। शायद वो मुक्ति लेने आए थे, वो उससे सिर्फ माफ़ी मांगने आए थे। उसके बाद दोबारा कभी उस सपने में वो उसे दिखाई नहीं दी। चीज़ें गुजरी, दिन गुजरे, धीरे धीरे सब लोग नॉर्मल हुए। तब मनदीप कई बार छत पर चला जाया करता था। वो जाकर वो नोटिस कर रहा था, उसने साफ साफ देखा वहाँ पे क्रॉस का निशान बना हुआ था। उसने आसपास की चीज़ों को जब ढूंढना शुरू किया तो उसे एक सूखा आधा कटा हुआ नींबू दिखाई दिया जिसके अंदर सिंदूर भरा हुआ था। वो नींबू कमरे के कोने में पड़ा हुआ था और जिस तरह से वो नींबू पड़ा हुआ था, साफ साफ दिख रहा था कि इस नींबू को किसी ने उनके घर में फेंका है और जो फेंका गया है, जो ट्रेजेक्टरी है, जिस रास्ते से वो नींबू आया है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी कि वो पड़ोस में जो बबलू तिवारी का घर था वहां से उसको फेंका गया है। वो बबलू तिवारी जिसकी कुछ समय पहले ऐसी हालत हो गई थी कि वो मरने वाला था, अब वो
घर के अंदर घूमा करता था। मोहल्ले में वो ठीक होकर घूम रहा था। दिन रात वो कुछ मंत्र पढ़ा करता था और सारे मोहल्ले वाले यही मानते थे कि भगवान की पूजा करने की वजह से उसकी तबीयत ठीक हो चुकी है। जब इनके पापा की मौत के 13 दिन गुजर गए तो ये सभी लोग एक दिन चुपचाप रात को करीबन 3 बजे के आसपास अपने घर से निकल रहे थे। मनदीप को रातों को नींद नहीं आती थी। जब उसे हलचल महसूस हुई तो उसने जाके देखा तो उसने देखा कि चुपचाप दबे पांव सभी के सभी लोग गाड़ी के अंदर बैठकर कहीं जा रहे थे। इन्होंने प्रेड किया। ये तो बिल्कुल श्योर थे कि इनके घर में जो भी कुछ हुआ उसके पीछे इन्हीं लोगों का कारण था और शायद जिनसे इन्होंने काला जादू करवाया उसने अपना काम पूरा कर दिया था। तो या तो इससे मिलने जा रहे थे या फिर ये कोई और नई प्लानिंग करने जा रहे थे। चाहे ये लोग कितना भी श्योर थे लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि अगर पुलिस को भी बताते तो क्या बताते और क्या सबूत देते? क्या वो नींबू इनके लिए वो सबूत हो सकता था? नहीं ना। मजबूर थे, सब कुछ जानते हुए भी ये उन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। लेकिन अब भी इनके घर में अगर कोई उनके वश में था तो इनके दादाजी। अपने सगे बेटे की मौत के बाद भी उन लोगों के ऊपर वो कोई ब्लेम नहीं लगा रहे थे। वो अब भी उनके घर जाते थे और उनसे ऐसे ट्रीट करते थे जैसे ये नहीं वो उनकी फैमिली हो। यहाँ पर वो किसी से तमीज से बात भी नहीं करते थे और वहां पर घंटों गुजार के आया करते थे। उठना बैठना खाना पीना उनके घर में किया करते थे। बट कोई कुछ करे ना करे बट कर्मा हिट्स बैक। इस इंसिडेंट के अगले 5 सालों में मंगल तिवारी की पूरी फैमिली बर्बाद हो गई थी। बात है कोविड लॉकडाउन की। जब लॉकडाउन लगा तो मंगल तिवारी की पिताजी की तबीयत बहुत खराब हुई और जैसे उसकी तबीयत खराब हुई फिर से उसके घर में बहुत पूजा पाठ होने लगा। ये लोग इस बार बहुत प्रिपेयर्ड थे और इनको डर था कि जैसे पिछली बार इनके पिताजी को टारगेट किया गया था, कहीं इस बार इनके दादाजी को टारगेट ना किया जाए। वो बहुत कॉशियस रहते हैं कि घर के अंदर कोई प्रसाद ना आए। हर दिन उठकर नींबू चेक करना, छत को चेक करना, क्योंकि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। हर एक चीज़ रोजाना वो चेक किया करते थे। उन्हें सिर्फ एक डर था कि कहीं दादाजी उनके घर जाकर कोई प्रसाद खाकर ना आ जाए। लेकिन क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था तो उनके पास ये कारण भी था और वो दादाजी भी इस बात को समझते थे कि उनको जाना है, क्योंकि आप भी जानते हैं जब कोविड ब्रेकडाउन हुआ था तो जो मोमेंट्स थे हर कोई उससे बहुत सावधान रहता था। लेकिन इस बार कोई पूजा पाठ काम नहीं आई और उसके फादर की डेथ हो गई। इसके बाद जब उनका अंतिम संस्कार करने के लिए ये लोग उनको गांव लेकर गए तो वहां पर मंगल तिवारी का एक्सीडेंट हुआ और उसके पैरों के अंदर ब्लड क्लॉट जम गए। एक्सीडेंट भी बहुत खतरनाक हुआ था। डॉक्टर्स ने कहा था कि वो बचेगा नहीं और उसके कुछ दिनों बाद ही 4 जनवरी 2024 मंगल तिवारी की भी डेथ हो गई, वो भी रात को फिक्स 3 बजे। मनदीप का ये मानना है कि शायद ये सेम वही टाइम था जब इनके पापा ने भी अपने आप को खत्म कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी मौत के कुछ दिनों बाद इसकी मदर की भी डेथ हो गई, फिर इसके भाई की, और इसकी जो वाइफ थी और उसकी बहन थी दोनों विधवा हो गई। और जब इनके फादर ने इस दुनिया को छोड़ा था तब इन दोनों, जो ये मनदीप और इनकी एक सिस्टर भी थी, दोनों बहुत छोटे छोटे थे, एक 7th क्लास में एक 10th क्लास में। आज उसकी जो दोनों बेटियां थी वो भी करीबन इसी एज में अनाथ हो चुकी थी। इनको अब जाकर शायद थोड़ा सा लगता होगा कि हाँ किसी और ने न्याय किया ना किया, लेकिन इस यूनिवर्स ने, इस ब्रह्मांड ने उनके साथ न्याय किया है। उन्होंने दोषी को सजा दी है। जिसने जैसा किया उसने वैसा भरा। लेकिन इनकी फैमिली, इनकी मदर स्पेशली आज भी उस चीज को रिग्रेट करती है कि काश उस दिन पूजा करने के बाद की जगह पूजा करने के पहले उन्होंने उस प्रसाद को फेंक दिया होता तो शायद उनके पति आज भी इस दुनिया में होते और उनका भी ये परिवार हंसता खेलता रहता। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। दुनिया में जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग भी हैं। इनके पापा जहाँ पर जॉब किया करते थे वहाँ के जो मालिक थे वो आज तक भी उन्हें उनके पापा की सैलरी के बराबर हर महीने तनख्वाह देते हैं। आप देख सकते हैं एक ही स्टोरी में 2 अलग अलग तरह के कैरेक्टर है। एक इंसान और उसकी फैमिली ने अपने आप को बचाने के लिए अपने पड़ोस की फैमिली को बर्बाद कर दिया, और वहीं एक इंसान जो एक कंपनी चला रहा था उसने अपने एम्प्लॉय को उसके जाने के बाद भी, क्योंकि उनकी फैमिली के मुखिया वो थे, इनकम सोर्स सिर्फ वो थे, फैमिली डिस्ट्रॉय ना हो, जितनी उनकी सैलरी थी वो उतनी सैलरी मंथली उनको हमेशा दिया करते थे। और यही होता है सोच का फर्क। इसीलिए
शास्त्रों में कहा गया है, पुरानी कहानियों में कहा गया है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। किसी का बुरा करके शायद आपको इंस्टेंट फायदा मिल जाए, लेकिन आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। इसलिए जिंदगी में कभी भी किसी का बुरा करने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए कि आज तो आप किसी का बुरा कर रहे हो, लेकिन ये घूम फिर कर वापस आएगा। ये समय का पहिया है, ये ऐसे ही घूमता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। नोइंगली आपको कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अननोइंगली आप कुछ और कर चाहिए। वजह से गलती से अगर ऐसा हो जाए तो उसमें आपका भी कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर आप नोइंगली किसी इंसान का बुरा कर रहे हो तो ये ध्यान रखना, कर्मा इज अ बिच, इट विल कम बैक। ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आप लोगों की कहानी पसंद आई होगी। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड गुड बाय। और अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।